नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली आप लोगों की बाल विकास की क्लास हुआ करती है, जो कि प्रत्येक दिन साथियों हम लोग यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के सिलेबस को टारगेट करते हुए बाल विकास की क्लास को सुबह 10 बजे करने का काम करते हैं। बाल विकास की क्लास में साथियों ये हम लोगों की 35 नंबर अर्थात 35 नंबर की क्लास होगी, जिसमें हम लोग बाल विकास की थियोरी को पढ़ने का काम कर रहे हैं। किसी थियोरी को अच्छे से हम लोग बिल्कुल डीपली एक्सप्लेन के साथ सारी चीज़ों को बिल्कुल एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को अच्छे से पूरे एक्सप्लेन और विस्तार के साथ पढ़ने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ साथियों प्रत्येक चैप्टर के ख़त्म होने के बाद हम लोग उस चैप्टर से संबंधित, पर्टिकुलर चैप्टर से संबंधित प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को मैंने सेलेक्ट करता हूं। सेलेक्ट करने के बाद या तो उन क्वेश्चनों को भी सेलेक्ट करता हूं जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में संबंधित सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं और वो बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। संबंधित सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन होते हैं उसे तो मैं सेलेक्ट करता ही करता हूं, साथ ही साथ उन क्वेश्चनों पे भी मैं ज़्यादा जोर देने की कोशिश करता हूं जो क्वेश्चन एग्जामिनर बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार पूछता है, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज को वो घुमा के, भाषा को परिवर्तित करके सेम क्वेश्चन को पूछने का काम करता है। उन क्वेश्चनों को साथियों मैं सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूं, ढूंढता हूं प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपी टेट का प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हो, चाहे सी टेट का प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हो, या तो सुपर टेट का प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हो। सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से साथियों हम क्वेश्चनों को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको मैं प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करता हूं, जिसकी क्लास आपके इसी यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक के यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट की जो बाल विकास की प्लेलिस्ट बनी हुई है उस प्लेलिस्ट में सारी क्लासें ऐड हैं। ठीक साथियों, थियरी की भी सारी क्लासें उसमें ऐड हैं और जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूं वो भी सारी क्लासें ऐड हैं। साथ ही साथ साथियों मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि आपके सी टेट के एग्ज़ाम को देखते हुए, जो कि 31 जनवरी 2021 को आयोजित किया जाना है, उस एग्ज़ाम को देखते हुए साथियों आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हालांकि क्लासेज जो है यूपी टेट के लिए भी कारगर रहेंगी, सी टेट के लिए भी और सुपर टेट के लिए भी। इतने लेवल की क्लासें यहाँ कराई जा रही हैं कि सुपर टेट में भी आपके प्रत्येक क्लास अगर आप देख रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन अगर सुपर टेट से भी अगर बाहर आ गया तो आप जो कहें सो। तो उसे देखते हुए साथियों आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे एक क्लास सुबह बाल विकास की अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट की दी जाती है आपको। दूसरी क्लास साथियों दोपहर में 2 से 3 बजे के आसपास आपके ही अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे अपलोड की जाती है, जो कि हिंदी की क्लास हुआ करती है साथियों। और तीसरी क्लास आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे सामाजिक विज्ञान का जो पार्ट है साथियों, जैसे हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, इन 3 दिन साथियों हिस्ट्री की और 3 दिन ज्योग्राफी की क्लासें आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे चलाई जा रही है। ये क्लास साथियों जो सामाजिक विज्ञान की क्लास होती है, इसे शाम को 7 से 8 बजे, शाम कहिए या रात कहिए, 7 से 8 बजे के आसपास आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे अपलोड कर दी जाती है। ये तो साथियों थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। क्लासों को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। दूसरी बात यह है साथियों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग क्लासों की पूरी थ्योरी देखिए, उसके बाद आप अपने हाथ से स्वयं से लिखी हुई सारी नोट्स, आप अपने हाथ से लिखी हुई नोट्स को प्रिपेयर करिए, ना कि किसी के PDF या किसी क्लास नोट्स के जो है चक्कर में आप पढ़िए। ठीक, क्योंकि अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ जितनी जो है साथियों सार्थक होती है, उतनी दूसरे के द्वारा लिखी हुई गई नोट्स हो, चाहे PDF हो, चाहे कुछ हो, वो आपके लिए उतनी हेल्पफुल नहीं होगी। ठीक, तो साथियों बाल विकास की क्लास में हम लोग आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। ये तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि देना भी ज़रूरी था, नहीं तो आप लोगों को चीज़ें पता कैसे चलेंगी, बीच बीच में मैं बताता रहता हूँ। साथियों बाल विकास की क्लास में हम लोग 6वें चैप्टर को पढ़ने का काम कर रहे हैं। कौन से 6वें चैप्टर को पढ़ने का काम कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है साथियों बुद्धि के निर्माण का आलोचनात्मक दृष्टिकोण एवं बहुआयामी बुद्धि। ये चैप्टर का नाम है। बाल विकास में 6वां नंबर चैप्टर है साथियों, जिसमें हम लोग बुद्धि परीक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, जिसमें साथियों हम लोगों का टॉपिक था एकांशों के स्वरूप के आधार पर बुद्धि का परीक्षण कैसे किया जा सकता है। किसके? एकांशों के स्वरूप के आधार पर साथियों बुद्धि परीक्षण कैसे किया जाता है और कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो हम लोगों ने जाना साथियों कि एकांशों के स्वरूप के आधार पर बुद्धि का परीक्षण 4 प्रकार से किया जा सकता है।
पहला प्रकार हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, दूसरा प्रकार होता है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, तीसरा प्रकार होता है साथियों अभाषाई बुद्धि परीक्षण, और चौथा प्रकार होता है और अंतिम प्रकार होता है साथियों क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। तो हम लोग साथियों कल की क्लास में हम लोग शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था, जाना था, समझा था। ठीक साथियों, और ये भी हम लोग जाने थे कि ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के दोष क्या क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जाने थे। आज की क्लास में साथियों हम लोग पढ़ेंगे हम लोगों का जो दूसरा बुद्धि परीक्षण है, जिसे हम लोग अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, इसे हम लोग साथियों नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट भी कहते हैं। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के बारे में अगर बात करें साथियों, तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की अगर बात करें तो वैसे साथियों परीक्षण को कहा जाता है, ऐसे परीक्षण को कहा जाता है जिसमें भाषा अर्थात शब्दों, वाक्यों तथा संख्या का प्रयोग निर्देश में निश्चित रूप में दिया हो। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण ऐसे साथियों परीक्षण को कहा जाता है जिसमें संख्या क्या हो, जिसमें साथियों संख्या, शब्दों तथा वाक्यों का शब्दों तथा वाक्यों से निर्देश को दिया जाता है, निर्देश को दिया जाता है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण वह बुद्धि परीक्षण होता है साथियों जो निर्देश संख्या के माध्यम से दिया जाए, शब्दों के माध्यम से दिया जाए तथा वाक्यों के माध्यम से निर्देश जो दिया जाए, उसी को अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। ठीक साथियों, लेकिन साथियों अगर बात करें तो उनके एकांशों में प्रयोग नहीं होता तथा और साथ ही साथ व्यक्ति जिसकी बुद्धि मापी जा रही है को वस्तु को वास्तविक परिचालन या जोड़ तोड़ भी नहीं करना चाहिए। मतलब इसमें वास्तविक परिचालन और जोड़ तोड़ करने की ज़रूरत किसी भी प्रकार से नहीं है। साथियों यहाँ पे व्यक्ति को वास्तविक जोड़ तोड़ इसलिए नहीं करना पड़ता, कारण क्या है कि वास्तव में प्रत्येक एकांश में कुछ वस्तुओं का चित्र बना होता है। अतः जब वस्तुएं सचमुच उपस्थित ही नहीं होती तो उसमें जोड़ तोड़ करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसमें साथियों फ्रीमैन जी क्या कहते हैं? फ्रीमैन ने साथियों रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस को अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का एक उत्तम उदाहरण बताया है। एक साथियों वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है फ्रीमैन। फ्रीमैन जी क्या कहते हैं? फ्रीमैन जी के अनुसार साथियों अगर बात करें तो साथियों रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, रेवेंस प्रोग्रेसिव, ये प्रोग्रेसिव है साथियों, एक सेकेंड, रेवेंस प्रोग्रेसिव, एक सेकेंड, मैट्रिसेस को अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण बताया गया। क्या किया गया साथियों? एक वैज्ञानिक है जिनका नाम फ्रीमैन है। क्या है? फ्रीमैन है साथियों। इन्होंने क्या कहा साथियों कि जो रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है साथियों, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है, इसे साथियों अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण बताया गया। क्या बताया गया? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की संज्ञा इसे दिया गया। ठीक साथियों, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का इसे सबसे अच्छा और उत्तम उदाहरण माना गया। क्या? इसे उत्तम उदाहरण माना गया।
फ्रीमैन के अनुसार साथियों अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का सबसे अच्छा और उत्तम उदाहरण की बात करें तो रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस को सबसे अच्छा और उत्तम उदाहरण माना गया। साथियों अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का सबसे बड़ा गुण अगर बात करें तो यह है कि इसमें साथियों क्या होता है, इसमें साथियों भाषा का प्रयोग एकांशों में नहीं होता, इसलिए इसका प्रयोग साथियों छोटे बच्चे, कम पढ़े लिखे व्यक्ति तथा मानसिक रूप से मंदित बच्चे के लिए आसानी से किया जा सकता है। इसका साथियों आंशिक बुद्धि परीक्षण जो होता है इसका सबसे अच्छा फायदा क्या है कि क्योंकि इसमें साथियों शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें क्या होता है, इसमें साथियों एकांशों का प्रयोग नहीं होता है, जिसके कारण इसे साथियों इसका प्रयोग छोटे बच्चों में, इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों में, कम पढ़े लिखे लोगों में, कम पढ़े लिखे लोगों में, कम पढ़े लिखे लोगों में और अगर साथियों बात करें अगर तो मानसिक रूप से मंदित बच्चों के लिए आसानी से किया जा सकता है। मानसिक रूप से मंदित बच्चों में या लोगों में आसानी से किया जा सकता है। आसानी से किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? आसानी से। साथियों ये जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है साथियों, इसका प्रयोग क्या होता है, इसका प्रयोग साथियों बच्चों में आसानी से किया जा सकता है, कम पढ़े लिखे लोगों में आसानी से और मानसिक रूप से मंदित बच्चों या लोगों में भी इसका प्रयोग आसानी से किए जाने का काम किया जा सकता है। साथियों ऐसे परीक्षण का एक सामान्य दोष यह भी होता है कि इनमें बुद्धि परीक्षक का प्रशिक्षित होना आवश्यक है। इसमें साथियों जो बुद्धि क्या होता है कि बुद्धि परीक्षक का जो प्रशिक्षण होता है वह होना अत्यंत आवश्यक होता है। इसमें यह होता है साथियों कि जैसे कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, वो संकेत रूप से समझ सकता है, ठीक, या अंकों के बारे में समझ सकता है, तो इस बुद्धि का जो परीक्षक है, इस बुद्धि का जो एग्जामिनर है, उसका प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है। अगर उसका परीक्षण नहीं है तो इस बुद्धि में को कहने में, बताने में, समझने में, समझाने में वो सफल नहीं होगा वो शिक्षक, ठीक साथियों, या जो भी प्रशिक्षक होगा। तो इसमें क्या होगा कि उसका प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक होगा। कारण क्या है कि साधारण व्यक्ति को या अप्रशिक्षित व्यक्ति को ऐसे परीक्षणों द्वारा बुद्धि मापने में काफ़ी कठिनाई हो सकती है, काफ़ी मात्रा में कठिनाई हो सकती है, ठीक साथियों। एकांशों के स्वरूप के आधार पर साथियों अगला हम लोग बुद्धि परीक्षण की बात करें जो होगा क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। तीसरा होगा क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण की अगर चर्चा करें साथियों तो फ्रीमैन के अनुसार साथियों क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण वैसे बुद्धि परीक्षणों को कहा जाता है जिसमें भाषा का प्रयोग निर्देश में हो भी सकता है या चित्र, अभिनय या हाव भाव द्वारा निर्देशित देने की भाषा का प्रयोग नहीं भी हो सकता है। फ्रीमैन जी क्या कहते हैं साथियों, वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है फ्रीमैन जी कहते हैं साथियों कि क्रियात्मक जो बुद्धि परीक्षण होता है इसके अनुसार साथियों क्या होता है कि बुद्धि परीक्षणों का जो परीक्षण को साथियों भाषा का प्रयोग निर्देश में हो भी सकता है और या तो चित्र, अभिनय या हाव भाव द्वारा निर्देश देने पर भाषा प्रयोग नहीं भी हो सकता। इसमें ये चीज़ें फ्रीमैन ने बताया, कब 1965 में ये चीज़ें इन्होंने बताया, ठीक, कि इसमें भाषा का प्रयोग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। चित्र, अभिनय तथा हाव भाव को द्वारा निर्देशित देने का भाषा का प्रयोग हो भी सकता है, नहीं भी। कारण क्या है कि ऐसे परीक्षणों के एकांशों में भाषा का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं होता और परीक्षार्थी के सामने कुछ वस्तुएं वास्तविक रूप से न कि चित्र के रूप में उपस्थित की जाती हैं, जिसका परिचालन या जोड़ तोड़ कर परीक्षार्थी को उन्हें सही करना पड़ता है। परीक्षार्थी द्वारा किए गए जोड़ तोड़ में परिशुद्धि, त्रुटि तथा लगे समय के आधार पर व्यक्ति की बुद्धि की माप की जा सकती है, ठीक साथियों। अगर बात करें तो इसकी कुछ 3 विशेषता होती है। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण की साथियों 3 विशेषता होती है। वो कौन कौन सी? पहली विशेषता होती है साथियों कि इस परीक्षण के निर्देश में भाषा या संख्या का प्रयोग कभी होता है और कभी नहीं होता है। तो इसे लिख लीजिए कि इस परीक्षण
के निर्देश में, इस परीक्षण के निर्देश में इस परीक्षण के निर्देश में भाषा का प्रयोग, इस परीक्षण में साथियों, इस परीक्षण के निर्देश में भाषा या संख्या का प्रयोग कभी होता है और कभी नहीं होता है। संख्या या भाषा का प्रयोग, भाषा या संख्या का प्रयोग, इस परीक्षण के निर्देश में भाषा या संख्या का प्रयोग कभी हो जाता है, कभी हो जाता है और कभी नहीं भी होता, और कभी नहीं भी होता है, कभी नहीं भी होता है। क्या होता है साथियों, जो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण होता है, इसमें जो परीक्षण निर्देश होते हैं, इसमें भाषा या संख्या का प्रयोग कभी किया जाता है और कभी प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरी साथियों इसकी विशेषता क्या होती है, इस परीक्षण के एकांश में भाषा का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं होता। इस परीक्षण के एकांश में भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। ये भी याद रखिएगा, आपसे एग्जामिनर कभी कभी पूछ लेगा कि बुद्धि के मापन में साथियों, बुद्धि के मापन में एकांशों का वह कौन सा स्वरूप या बुद्धि परीक्षण है जिसमें भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता। तो यहाँ आंसर आप लोगों को क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण देना पड़ेगा। इसकी तीसरी विशेषता होती है साथियों कि इस परीक्षण में व्यक्ति के सामने वस्तु को वास्तविक रूप से, इस परीक्षण में व्यक्ति के सामने वस्तुओं को वास्तविक रूप में न कि उसका चित्र बनाकर उपस्थित किया जाता है। क्या किया जाता है साथियों, वास्तविक रूप से उपस्थित किया जाता है और इसमें उसे जोड़ तोड़ करना पड़ता है। वो जो चित्र होता है साथियों उसमें और इसमें उसे जोड़ तोड़ करना पड़ता है, जोड़ तोड़ करना पड़ता है। क्या होता है साथियों कि ये जो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण होता है, इसमें व्यक्ति के सामने वस्तुओं को वास्तविक रूप से उपस्थित करना पड़ता है और वो जो वस्तु जो है व्यक्ति के सामने वास्तविक रूप से उपस्थित किया जाता है, उसी वस्तु में वो व्यक्ति या बालक क्या करेगा, जोड़ तोड़ करने का काम करेगा। ये विशेषता। दूसरी विशेषता है एकांशों में भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता, इसमें क्रियात्मक है। तीसरी चीज़ होती है साथियों, परीक्षण के निर्देश में भाषा संख्या का प्रयोग कभी भी हो भी सकता है और कभी नहीं भी हो सकता। ये साथियों क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण था। चौथा और अंतिम है साथियों जिसका क्या नाम है, अभाषाई बुद्धि परीक्षण। चौथा और अंतिम है अभाषाई बुद्धि परीक्षण। इसे आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए, समझने की ज़्यादा ज़रूरत है।
चौथा होगा अभाषाई बुद्धि परीक्षण। अभाषाई बुद्धि परीक्षण की अगर बात करें तो साथियों, अभाषाई बुद्धि परीक्षण जैसा कि नाम लेने से ही स्पष्ट हो रहा है कि पूर्णतः भाषा के बंधन से मुक्त होता है। इसमें भाषा नहीं होती। इसमें क्या होता है साथियों, इसमें भाषा नहीं होती, इसके निर्देश में भाषा नहीं होती। ऐसे लिखिए, इसके निर्देश में भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। नहीं होता है। इसके निर्देश में क्या होता है साथियों, भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। और साथियों बात करें तो अर्थात यह भाषा से मुक्त होता है। अभाषाई बुद्धि परीक्षण वैसे परीक्षण को कहा जाता है साथियों जिसमें भाषा का प्रयोग न तो एकांशों में और न ही निर्देशों में किया जाता है। साथियों अगर बात करें तो इस तरह के परीक्षण के निर्देश में हाव भाव, निर्देशन तथा चित्ताभिनय द्वारा किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है साथियों, इसमें भाषा का प्रयोग न करके इसमें निर्देशन और इसी के साथ अगर बात करें साथियों और किसका प्रयोग किया जाता है, हाव भाव का प्रयोग और साथ ही साथ चित्ताभिनय, हाव भाव और चित्ताभिनय का प्रयोग किया जाता है। इसके साथियों एकांशों में और निर्देशों में, इसके जो एकांश होते हैं और निर्देश होते हैं उसमें साथियों भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है, भाषा का प्रयोग नहीं होता है। इसमें साथियों निर्देशन का प्रयोग, हाव भाव का प्रयोग और चित्ताभिनय अर्थात चित्त का अभिनय इसमें प्रयोग में लाया जाता है। कौन सी, अभाषाई बुद्धि परीक्षण में। और साथियों बात करें साथ ही साथ इस तरह के परीक्षण में परीक्षार्थियों को वस्तुओं को वास्तविक जोड़ तोड़ नहीं करना पड़ता। इस तरह साथियों अभाषाई बुद्धि परीक्षण के कुछ गुण भी होते हैं। इसके कुछ गुण होते हैं, गुण कौन कौन से होते हैं साथियों उसे हम लोग जानेंगे। ऐसे परीक्षण में निर्देश हाव भाव, चित्ताभिनय तथा निर्देशन द्वारा किया जाता है, न कि किसी प्रकार की भाषा का। ये आप लोगों ने जाना। ये साथियों इसका क्या होता है, गुण होता है। ठीक, और दूसरा गुण की बात करें साथियों तो दूसरा गुण होता है कि इस परीक्षण के एकांश में भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता। ये भी मैंने बताया। इस साथियों अभाषाई बुद्धि परीक्षण में क्या होता है, भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता। और चौथा साथियों गुण इसका तीसरा गुण क्या होता है कि इन परीक्षण के परीक्षार्थियों को कुछ वस्तुओं जैसा कि क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में दिया जाता है नहीं दिया जाता। लेकिन इस तरह के साथियों परीक्षार्थियों को वास्तविक जोड़ तोड़ नहीं करना पड़ता। इसमें लिख लीजिए एक चीज और कि इसमें वास्तविक जोड़ तोड़ नहीं किया जा सकता, जोड़ तोड़ नहीं किया जाता है। इसमें वास्तविक जोड़ तोड़ नहीं किया जाता है। ठीक साथियों, ये इसकी क्या होते हैं, अभाषाई बुद्धि परीक्षण के ये सभी गुण होते हैं। ठीक साथियों, ये क्या होते हैं, गुण होते हैं। साथियों मैं आपको बताऊं कि ऊपर के जो भी गुण हैं, इन गुण के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इनमें 3 गुणों में प्रथम 2 गुण क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के समान हैं। गुड एनएफ साथियों ड्रा एंड मैन परीक्षण तथा कैटेल संस्कृत मुक्ति बुद्धि परीक्षण इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इसके कुछ प्रमुख उदाहरणों की बात करें साथियों, इस परीक्षण के कुछ प्रमुख उदाहरण, इस परीक्षण के कुछ प्रमुख उदाहरण, इस परीक्षण के कुछ प्रमुख उदाहरण की बात करें साथियों तो पहला उदाहरण है जिसका क्या नाम है, गुड एनफ ड्रा ए मैन। गुड एनफ ड्रा ए मैन। गुड एनफ ड्रा
एमैन परीक्षण, और दूसरा साथियों होता है, दूसरा इसका क्या होता है उदाहरण, दूसरा उदाहरण है इसके अंतर्गत कैटेल संस्कृत मुक्त बुद्धि परीक्षण। कैटेल संस्कृत मुक्त बुद्धि परीक्षण। मुक्त बुद्धि परीक्षण, ये दोनों साथियों अभाषाई बुद्धि परीक्षण के क्या हैं, उदाहरण हैं। ठीक साथियों, ये दोनों गुड एनफ ड्रा एमैन परीक्षण और कैटेल संस्कृत मुक्त बुद्धि परीक्षण, ये दोनों साथियों क्या हैं, ये दोनों अभाषाई बुद्धि परीक्षण के एक उदाहरण के रूप में उभर के आए हैं। ठीक साथियों, तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा साथियों, बुद्धि परीक्षण के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उन प्रकारों को हम लोगों ने जाना। ठीक साथियों, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे साथियों मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि के बारे में। किसके बारे में, मानसिक आयु के बारे में और बुद्धि लब्धि के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक साथियों, तो आइए हम लोग इसे पढ़ने का काम करते हैं। हम लोगों का ये अगला और नेक्स्ट टॉपिक है। अभी तक हम लोगों ने बुद्धि के प्रकार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे साथियों, क्या पढ़ेंगे, मानसिक आयु व बुद्धि लब्धि क्या होती है। मानसिक आयु व बुद्धि लब्धि क्या होती है। मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो साथियों, बुद्धि मापने के लिए सबसे बड़ा बुद्धि परीक्षण बिने तथा साइमन ने 1905 में विकसित किया। बुद्धि मापने के लिए साथियों आप लोगों ने जाना और पढ़ा कि सबसे बड़ा बुद्धि परीक्षण बिने ने और तथा साइमन ने 1905 ईस्वी में किया था। कब, 1905 ईस्वी में किया था। साथियों, इस बुद्धि परीक्षण को मानसिक आयु के रूप में मापकर अभिव्यक्त किया गया, परंतु साथियों इससे मनोवैज्ञानिकों को अधिक संतुष्टि नहीं मिली। तो साथियों 1916 में बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन टरमैन ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया। इस संशोधन में साथियों बुद्धि लब्धि के सब प्रत्यय का जन्म हुआ और बुद्धि को मापने के मानसिक आयु की जगह साथियों बुद्धि लब्धि का प्रयोग होने लगा। हालांकि साथियों बुद्धि लब्धि के बारे में जर्मनी के विलियम स्टर्न ने 1912 में ही सुझाव दे रखे थे। बुद्धि लब्धि के बारे में सबसे पहले आप ये जानिए साथियों, जर्मनी के विलियम बुद्धि लब्धि के बारे में जर्मनी के क्या नाम है इनका साथियों, विलियम स्टर्न ने 1913 में साथियों, कब, 1912 में सुझाव दिए थे, 1912 में सुझाव दिए थे। साथियों बुद्धि लब्धि के बारे में जर्मनी के विद्वान हैं साथियों जिनका नाम है विलियम स्टर्न। इन्होंने 1912 में ही बुद्धि लब्धि के बारे में सुझाव दिया और बुद्धि लब्धि के बारे में बताया। साथियों बुद्धि लब्धि मानसिक आयु तथा तैथिक आयु का एक ऐसा अनुपात है जिसमें 100 से गुणा कर प्राप्त किया जा सकता है। क्या होता है साथियों, बुद्धि लब्धि जो होता है वह किसका, मानसिक आयु का तथा तैथिक, किसका, तैथिक क्रोनोलॉजिकल एज का। तैथिक का मतलब क्या होता है, बुद्धि लब्धि जो होता है वह साथियों मानसिक आयु तथा तैथिक अर्थात क्रोनोलॉजिकल एज का एक ऐसा अनुपात है जिसमें 100 से गुणा करके प्राप्त किया जा सके। बुद्धि लब्धि को साथियों क्या किया जा सकता है, क्रोनोलॉजिकल में और तथा
मेंटल एज में क्या किया, 100 से गुणा करके बुद्धि लब्धि को प्राप्त किया जा सकता है। यही कारण है कि इसे अनुपात बुद्धि लब्धि भी कहा जाता है। बुद्धि लब्धि को साथियों, इसे अनुपात बुद्धि लब्धि क्या कहा जा सकता है, अनुपात बुद्धि लब्धि भी कहा जाता है। इसे अनुपात बुद्धि लब्धि भी कहा जाता है। अनुपात बुद्धि लब्धि भी कहा जाता है। इसे साथियों अनुपात बुद्धि लब्धि भी कहे जाने का काम किया जाता है। साथियों और अगर बात करें लब्धि को साथियों अनुपात बुद्धि लब्धि भी कहा जाता है। साथियों लाइट चली गई है, अभी जैसे ही लाइट आती है उसके जस्ट बाद से बुद्धि लब्धि भी कहे जाने का काम जय भारत किया जाता है। ठीक साथियों सूत्र के रूप में अगर इसे व्यक्त करना चाहें, इसे हम लोग अनुपात बुद्धि लब्धि को अगर सूत्र के फार्मूला के रूप में अगर व्यक्त करना चाहें तो इसे हम लोग लिख सकते हैं बुद्धि लब्धि इक्वल टू, इसे हम लोग लिख सकते हैं बुद्धि लब्धि इक्वल टू मानसिक आयु बटे मानसिक आयु अपान, इसे हम लोग लिखेंगे साथियों जीवन या वास्तविक आयु, क्या लिखेंगे जीवन या वास्तविक आयु, वास्तविक आयु इंटू 100, क्या लिखेंगे इसे हम लोग साथियों अगर फार्मूला के रूप में लिखें बुद्धि लब्धि, तो बुद्धि लब्धि इक्वल टू मानसिक आयु अपान जीवन या वास्तविक आयु इंटू 100, इसे हम लोग फार्मूला के रूप में लिख सकते हैं। ठीक साथियों, अर्थात इसे हम लोग लिखेंगे साथियों बुद्धि लब्धि इक्वल टू अर्थात इंटेलिजेंस क्वांटिज, इंटेलिजेंस इज इक्वल टू मेंटल एज अपान मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल या तो फिर साथियों इसे हम लोग रियल एज इंटू 100, इसे हम लोग लिख सकते हैं। इसे हम लोग फार्मूला के रूप में लिखे साथियों तो इंटेलिजेंस क्वांटिटीज अपान मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एंड रियल एज इंटू 100, इसे हम लोग फार्मूला के रूप में लिख सकते हैं। साथियों इसका यह एक उदाहरण अगर देखा जाए तो मान लिया जाए कि किसी बुद्धिलब्धि परीक्षण द्वारा मापने पर 6 साल के बच्चे की मानसिक आयु 5 साल का आता है। 6 साल के साथियों बच्चे की मानसिक आयु की बात करें तो वो कितना आता है, 5 साल आता है। और अगर बात करें साथियों तो एक 4 साल के बच्चे की मानसिक उम्र 5 साल आता है, तो पहले बच्चे की बुद्धिलब्धि 5 बटे कितनी होगी, अगर हम लोग साथियों कितना मान लेते हैं, अगर हम बात करें साथियों 6 साल के बच्चे की मानसिक आयु 5 साल, क्या कहते हैं 6 साल के बच्चे की मानसिक आयु कितना, 5 साल है। कितना है साथियों, 5 साल है। और अगर बात करें तो एक 4 साल के बच्चे की मानसिक उम्र 5 साल है। 4 साल के बच्चे की मानसिक उम्र कितना है साथियों, 4 साल के मानसिक बच्चे की उम्र कितना, 5 साल है। तो साथियों इसे अगर हम फार्मूला में सेट करें, कितना फार्मूला में सेट करें साथियों, तो फार्मूला में होगा बच्चे की बुद्धिलब्धि जो होगी साथियों, फार्मूला में इसे सेट करने पे क्या होगा, 5 बटे मानसिक आयु कितना, 5 बटे 6 इंटू 100, क्या होगा 5 बटे 6 इंटू 100। तो इसे जब डिवाइड करेंगे हम लोग साथियों तो क्या होगा
500/6 क्या होगा 500/6। तो इसे जब हम लोग डिवाइड करेंगे साथियों तो 6 पंचे 36 6 से 42 6 अठे 48 2 6 चौके 24 6 त्रिक 18 ये साथियों 83.22 के समथिंग आएगा। क्या आएगा 83 पॉइंट साथियों समथिंग के 22 के समथिंग आएगा। साथियों दूसरे बच्चे की बुद्धिलब्धि अगर मान लीजिए कि 5/4 × 100 है, दूसरे बच्चे की बुद्धिलब्धि अगर मान लें 5/4 × 100 है, तो इसे हम लोग जब डिवाइड करेंगे साथियों तो क्या होगा 500/4 तो 4 × 4 10 4 दूनी 8 फिर 20 4 पंचे 20 ठीक 125 के समथिंग ये आएगा। कितना आएगा 125 के समथिंग ये आएगा। तो साथियों दूसरा बच्चा पहले बच्चे की बुद्धि में अगर देखा जाए तो अधिक प्रखर है। दूसरा बच्चा जो है वो पहले बुद्धि की ये पहला बच्चा है साथियों और ये दूसरा बच्चा है। तो यहाँ ये देखा गया कि दूसरा बच्चा जो है पहले बच्चे की बुद्धि के तुलना में अगर बात करें तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़्यादा क्या है प्रखर है। इस तरह से साथियों बुद्धिलब्धि द्वारा हमें प्रारंभ के उम्रों में होने वाली जो तीव्र बौद्धिक विकास है वो क्या होता है स्पष्ट हम लोग इसे कर लेते हैं। चूँकि साथियों बौद्धिक विकास कम उम्र में यानी 3-4 साल में अधिक तेज़ी से होता है और अधिक उम्र जैसे 15-16 साल की उम्र हो जाने पे साथियों जो बौद्धिक विकास होता है इसकी गति जो होती है वो क्या होती है, इसकी बौद्धिक विकास की गति धीमी हो जाने का काम करता है। साथियों मानसिक आयु तथा जो हमारी क्रोनोलॉजिकल एज है, क्रोनोलॉजिकल आयु अर्थात तैथिक आयु होती है, इन दोनों में साथियों समान अंतर होता हुआ तो इन दोनों में साथियों समान अंतर होते हुए भी इन दोनों अवस्थाओं में बुद्धिलब्धि में अधिक अंतर हो जाता है। उदाहरण की बात करें साथियों तो यदि 5 साल के बच्चे की मानसिक आयु 4 साल तथा एक 15 साल के बच्चे की मानसिक आयु 14 साल, तो इन दोनों बच्चों की बुद्धिलब्धि की अगर बात करें साथियों तो क्या होगा, दोनों बच्चों की बुद्धिलब्धि की बात करें तो क्या होगा साथियों 14/15 × 100 हम लोग क्या करेंगे 14/15 × 100 तो ये क्या होगा 1400/15 तो ये कितना आ जाएगा साथियों 5 × 15 5 दूनी 10 5 8 40 0 ठीक। और फिर 3 से काटेंगे साथियों 3 8 24 3 से 3 चौक 4 8 3 से 3 8 24 3 9 27 और एक यहाँ आ जाएगा तो 3 1 का 3 3 9 27 एक बचा फिर 3 3 का 9 अर्थात 93.1 समथिंग 1 के समथिंग जो है इसकी बुद्धिलब्धि आएगी। कितना आएगी साथियों 93 पॉइंट साथियों 33 के समथिंग इसकी बुद्धिलब्धि आएगी। ठीक ये हम लोगों ने देखा 14 वर्ष है साथियों और 15 × 100 जब करेंगे तो जब डिवाइड करेंगे साथियों तो 93.3 के समथिंग इसकी बुद्धिलब्धि आएगी। ठीक अगली बात करें साथियों जब बच्चा क्या होगा, जब बच्चा साथियों 5 साल के बच्चे की बुद्धिलब्धि की अगर बात करेंगे तो यहाँ साथियों 4/5 × 100 आएगा। कितना 4/5/100 आएगा तो ये 400 हो जाएगा साथियों 400/5 तो ये 5 8 40 अर्थात 80 इसकी बुद्धिलब्धि। ये पहला बच्चा है साथियों, ये दूसरा बच्चा है। तो जब बुद्धिलब्धि की बात करेंगे तो पहले बच्चे की यहाँ पे बुद्धिलब्धि दूसरे बच्चे की बुद्धिलब्धि से क्या है ज़्यादा प्रखर है, ज़्यादा तीव्र है या ज़्यादा अच्छी मानी जा सकती है। ठीक साथियों ज़्यादा अच्छी मानी जा सकती है। साथियों अगर हम बात करें मानसिक आयु तथा तैथिक आयु का मतलब मैंने आपको बताया क्रोनोलॉजिकल एज। क्या है क्रोनोलॉजिकल एज की बात है साथियों। तो यहाँ जो मानसिक आयु तथा तैथिक आयु के समान अंतर अगर बात करें तो यह साथियों 1 साल का होता है। होने पर भी दोनों बच्चों की बुद्धिलब्धि में क्या हो जाता है अंतर प्राप्त होता है, जैसा कि आप इस वाले में देख रहे हैं और दूसरा अंतर यहाँ पे आप इस वाले बच्चे में देख रहे हैं। ठीक साथियों इसमें अगर बात करें
तो कुछ बुद्धिलब्धि के मान तथा उसके कुछ अर्थ भी दिए गए हैं, उसे भी हम लोग नोट करने की कोशिश करेंगे। अर्थात भिन्न भिन्न बुद्धिलब्धि का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धिलब्धि के भिन्न भिन्न मान के अर्थ को स्पष्ट एवं वस्तुनिष्ठ करने के लिए एक सामान्य तालिका बनाई है। उस तालिका को आइए हम लोग देखने का काम, तालिका के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि कौन सी साथियों उम्र में उस बुद्धिलब्धि का मान क्या होता है, बुद्धिलब्धि का क्या मान होता है और उस बुद्धिलब्धि के मान का अर्थ क्या होता है, इसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक साथियों, चार्ट के माध्यम से हम लोग इसे जानने की कोशिश करेंगे। तो साथियों हम लोग यहाँ पे चार्ट का नाम डालेंगे कि बुद्धिलब्धि के मान तथा उनके कार्य। बुद्धिलब्धि के मान तथा उनके कार्य के बारे में हम लोग यहाँ तालिका के माध्यम से जानेंगे। एक तरफ हम लिखेंगे साथियों बुद्धिलब्धि के मान, बुद्धिलब्धि के मान, और एक तरफ हम लिखेंगे इसके कार्य। क्या लिखेंगे? कार्य, वर्क। पहला हम लोग लिखेंगे साथियों वो होगा 140 या इससे अधिक जब बुद्धिलब्धि होगी, 140 या इससे अधिक, इससे अधिक की जो बुद्धिलब्धि होगी। एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा साथियों, यहाँ पे एग्जामिनर आपसे पहले यहाँ पे लिखिए 140 या इससे अधिक जब बुद्धिलब्धि होगी साथियों, तो इसका कार्य क्या होगा? जो बच्चा या व्यक्ति होगा वो प्रतिभाशाली होगा। क्या होगा? प्रतिभाशाली होगा। ठीक साथियों, यहाँ एग्जामिनर पूछेगा आपसे साथियों कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी बच्चे की बुद्धिलब्धि अगर 140 या इससे अधिक है तो उसका क्या कार्य होगा, उसका क्या कार्य होगा साथियों, यह आपसे जानकारी पूछेगा। या तो पूछेगा कि जब किसी भी व्यक्ति या किसी भी बालक की बुद्धिलब्धि 140 या इससे अधिक हो तो निम्न में से उसका क्या कार्य होगा या निम्न में से क्या कार्य नहीं होगा, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगली बुद्धिलब्धि की बात करें साथियों तो जब उसकी बुद्धिलब्धि 120 से 139 तक हो, 120 से 139 तक हो, तो उसके कार्य की बात करें तो उसका कार्य साथियों होगा वह अति श्रेष्ठ होगा। क्या होगा? अति श्रेष्ठ बच्चा या बालक होगा। ठीक, अगली साथियों बुद्धिलब्धि की बात करें, यदि बच्चे या बालक की बुद्धिलब्धि 110 से 119 है, 110 से 119 है, 110 से 119 हो तो उसका कार्य क्या होगा साथियों? वह श्रेष्ठ होगा। क्या होगा? श्रेष्ठ होगा, सिर्फ श्रेष्ठ होगा, अति श्रेष्ठ नहीं होगा। वेरी सुपीरियर, अति श्रेष्ठ का मतलब वेरी सुपीरियर और श्रेष्ठ का मतलब सुपीरियर। चौथे नंबर पे अगर बात करें साथियों, यदि बुद्धिलब्धि 90 से 109 तक हो, 90 से 109 तक अगर हो तो उसके कार्य की बात करें तो उसका कार्य होगा साथियों सामान्य कार्य होगा। उसका जो कार्य होगा वो सामान्य होगा। ठीक, यदि साथियों व्यक्ति की बुद्धिलब्धि 80 से 89 तक हो, 80 से 89 तक हो तो उसके साथियों कार्य की बात करें तो उसका कार्य मंद होगा, डल होगा, मंद कार्य होगा, धीमी गति से होगा। यदि साथियों बुद्धिलब्धि 70 से 79 तक हो, 70 से 79 तक हो तो उसके व्यक्ति का कार्य साथियों सीमांत मंद बुद्धि के अंतर्गत आएगा। किसके? सीमांत मंद बुद्धि, सीमांत मंद बुद्धि
क्या होगा? सीमांत मंद बुद्धि होगा। 7वें की बात करें साथियों, तो यदि बुद्धिलब्धि 60 से 69 हो, 60 से 69 तक हो, तो उसका कार्य साथियों मूढ़ बुद्धि होगा। क्या होगा? मूढ़ बुद्धि होगा। इसे आप लोग टेबल को नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और साथियों यदि व्यक्ति की बुद्धिलब्धि 20 से 59 तक हो, 20 से 59 तक हो, तो साथियों उसका कार्य क्या होगा? उसका कार्य हीन होगा, हीन बुद्धि उसकी होगी, हीन बुद्धि होगी उसकी। ठीक। और अगर साथियों व्यक्ति या बच्चे का साथियों बुद्धिलब्धि का मान कितना आता है? 20 या इससे कम आता है, 20 या इससे कम बुद्धि, 20 या इससे कम बुद्धि आता है साथियों, तो उसका क्या अर्थ होगा साथियों? वह जड़त्व बुद्धि का होगा। उसकी बुद्धि कैसी होगी? जड़त्व बुद्धि की पाई जाएगी, जड़त्व बुद्धि पाई जाएगी। ठीक, सॉरी, जड़ बुद्धि पाई। जड़ का मतलब हठी, जड़ का मतलब क्या हुआ? हठी। साथियों मैंने कुछ बुद्धिलब्धि के मान बताए और उन बुद्धिलब्धियों के साथियों क्या कार्य होंगे इसकी जानकारी मैंने आपको दिया। अगर बुद्धिलब्धि का मान 140 या इससे अधिक आता है तो व्यक्ति साथियों की बुद्धि कैसी होगी? कैसे कार्य करेगी? प्रतिभाशाली कार्य करेगी। यदि साथियों व्यक्ति या बालक की बुद्धिलब्धि 120 से 139 इसका मान आता है तो अति श्रेष्ठ होगा। यदि बुद्धिलब्धि का मान 110 से 119 के बीच में आता है तो वह श्रेष्ठ होगा। यदि बुद्धिलब्धि का मान 90 से 109 तक आता है तो वह सामान्य परिस्थिति में होगा। यदि बुद्धिलब्धि का मान 90 से 89 के बीच में आता है तो वह मंद बुद्धि होगा। यदि बुद्धिलब्धि का मान 80 से 89 के बीच में आता है तो मंद बुद्धि होगा। यदि 70 से 79 के बीच में आता है तो सीमांत मंद बुद्धि। 60 से 69 तक आता है तो मूढ़ मंद बुद्धि। 20 से 59 आता है तो हीन बुद्धि। और 20 या इससे कम बुद्धि का मान आता है साथियों तो वह जड़ बुद्धि अर्थात हठी होगा। क्या होगा? हठी होगा। इस तरह साथियों बुद्धिलब्धि द्वारा हमें व्यक्ति के बौद्धिक स्तर का पता आसानी से चल सकता है। ठीक। अगले साथियों हम बात करें कि बुद्धिलब्धि के दोष क्या होते हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये एग्जामिनर ज़रूर पूछेगा आपसे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताया हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताया। अगली बात हम करेंगे साथियों बुद्धिलब्धि के दोष के बारे में चर्चा करेंगे। बुद्धिलब्धि के दोष के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। बुद्धिलब्धि के दोष, बुद्धिलब्धि के दोष के बारे में अगर पता करें साथियों तो साथियों बुद्धिलब्धि द्वारा व्यक्ति की बुद्धि की अभिव्यक्ति काफ़ी संतोषजनक ढंग से होती है। फिर भी साथियों मनोवैज्ञानिकों ने कुछ इस पर आपत्ति उठाई। कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि मानसिक आयु 15-16 साल के बाद सामान्य नहीं बढ़ती है। कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं साथियों कि बच्चे या व्यक्तियों की जो मानसिक आयु होती है वह 15 या 16 वर्ष के बाद सामान्य स्थिति में वह नहीं बढ़ती, सामान्य गति से नहीं बढ़ती। लेकिन साथियों कुछ व्यक्ति के जो क्रोनोलॉजिकल आयु एज होती है अर्थात तैथिक आयु होती है वह बढ़ती जाती है। इस परिणामस्वरूप क्या होता है साथियों कि मनोवैज्ञानिकों द्वारा वयस्क जैसे 25 से 28 के व्यक्तियों के लिए मानसिक आयु मापने की कोशिश नहीं की गई। उसके अनुसार 25 से 30 साल के व्यक्ति की मानसिक आयु के बारे में बातचीत करना ही अर्थहीन माना जाए। अगर साथियों 20 से 25 अर्थात वयस्क व्यक्तियों के आयु की अगर बुद्धिलब्धि की गणना नहीं की गई तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में साथियों बातचीत करना ही क्या होगा? अर्थहीन होगा। अतः मनोवैज्ञानिकों ने इस तरह की परिस्थिति के लिए जहां 25 से 30 साल या इससे ऊपर की आयु के व्यक्ति की बुद्धि को मापना होता है, बुद्धिलब्धि की जगह एक नया संप्रत्यय जिसे विचलन बुद्धिलब्धि
या विचलन बुद्धिलब्धि संज्ञा दी गई है। क्या कहा साथियों कि जहाँ पे 25 से 30 साल से या इससे ऊपर की आयु के व्यक्ति का मापना हो, जहाँ पर 25 से 30 साल के व्यक्तियों की बुद्धिलब्धि मापना हो, बुद्धिलब्धि मापना हो तो वहाँ साथियों क्या करना चाहिए, उसके लिए एक नया साथियों विचलन बुद्धिलब्धि मापना होता है। बुद्धिलब्धि की जगह वहाँ साथियों एक नया संप्रदाय, तो वहाँ बुद्धिलब्धि की जगह एक नया संप्रदाय, एक नया साथियों संप्रत्यय जिसे क्या कहा गया, विचलन बुद्धिलब्धि की संज्ञा दी गई। विचलन बुद्धिलब्धि की संज्ञा दी गई। किसकी? विचलन बुद्धिलब्धि की संज्ञा यहाँ पे दी गई। कहाँ साथियों? जहाँ 25 से 30 साल के व्यक्तियों के बुद्धिलब्धि मापना हो, वहाँ बुद्धिलब्धि की जगह एक नया संप्रत्यय साथियों विचलन बुद्धिलब्धि की संज्ञा दिए जाने का काम किया गया है। साथियों यद्यपि बुद्धिलब्धि द्वारा व्यक्ति की बुद्धि की अभिव्यक्ति ठीक ढंग से होती है, फिर भी आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धिलब्धि के इस अर्थ के प्रति असंतोष व्यक्त किया। इन लोगों का मत है साथियों कि व्यक्तियों की मानसिक आयु 18 से 19 साल की उम्र के बाद नहीं बढ़ती है, परंतु साथियों उनकी जो तैथिक एज या क्रोनोलॉजिकल उम्र होती है साथियों उसमें वृद्धि होती जाती है। ऐसी परिस्थिति में 19 साल के बाद के प्रत्येक उम्र के व्यक्तियों की बुद्धिलब्धि यदि उक्त सूत्र द्वारा ज्ञात की जाए तो वह उत्तरोत्तर कमती जाती है। बुद्धि परीक्षाओं की कुछ उपयोगिता है साथियों। किसकी? बुद्धि परीक्षाओं की कुछ उपयोगिता है, उसे हम लोग जानेंगे। तो अगला हेडिंग हम लोग डालेंगे बुद्धि परीक्षाओं की कुछ उपयोगिता। बुद्धि परीक्षाओं की उपयोगिता। बुद्धि परीक्षाओं की उपयोगिता। बुद्धि परीक्षाओं की उपयोगिता की अगर बात करें साथियों, अर्थात यूटिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, यूटिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इसे हम लोग कह सकते हैं। साथियों हमारे जीवन में बुद्धि परीक्षणों की असीमित उपयोगिता है। इसमें हमें अनेक प्रकार की सहायता मिलती है तथा ऐसे परीक्षणों द्वारा बच्चों या अन्य लोगों की योग्यता का मापन करके उन्हें उचित निर्देशन या परामर्श दिया जा सकता है। साथियों बुद्धि परीक्षणों के कुछ प्रमुख उपयोग हैं जिसे हम लोग लिखेंगे। पहला उपयोग होता है साथियों, बुद्धि परीक्षणों द्वारा व्यक्ति मानसिक योग्यता ज्ञात कर सकता है। क्या कर सकता है? बुद्धि परीक्षणों द्वारा साथियों व्यक्ति मानसिक योग्यता ज्ञात कर सकता है। क्या कर सकता है? मानसिक योग्यता को ज्ञात करने का काम कर सकता है। साथ ही साथ साथियों दूसरी बात करें तो बच्चों एवं व्यक्तियों को उसकी योग्यता अनुसार कार्य चुनने का सुझाव भी दिया जा सकता है। कई साथियों उपयोगिता है उसे मैं बता रहा हूँ, आप लोग सुनिए और समझ लीजिए। साथ ही साथ साथियों बच्चों को शिक्षा देने के लिए बुद्धि परीक्षणों द्वारा उसकी योग्यता भी ज्ञात करके उचित सलाह दी जा सकती है। किसी कक्षा, समूह या संगठन के लोगों की मानसिक योग्यता ज्ञात करके साथियों उन्हें एक दूसरे से विभेद किया जा सकता है। शिक्षण प्रशिक्षण के लिए परीक्षार्थी का चयन भी किया जा सकता है। बौद्धिक योग्यता का मापन
करके बच्चे की सफलता की भविष्योक्ति भी की जा सकती है। विशेष प्रकार की शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा के लिए सुयोग्य छात्र छात्राओं का चयन भी बुद्धि परीक्षाओं के अंतर्गत किया जा सकता है। साथ ही साथ साथियों, सामान्य, श्रेष्ठ तथा मंदित बच्चों के लिए अलग अलग शैक्षिक योजनाएं बनाने में बुद्धि परीक्षण का भी काफ़ी उपयोग माना जाता है। ये साथियों बुद्धि परीक्षाओं की कुछ योग्यताएं हैं। अगली साथियों हम लोगों की अगला टॉपिक इसी में हम लोगों का होगा, जो क्या है, बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत एवं इसके निहितार्थ। बहुआयामी, इसी के अंतर्गत अगली टॉपिक होगी साथियों बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत। बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत, बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत एवं साथियों क्या होगा, इसके निहितार्थ। इसके निहितार्थ, इसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करें साथियों, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें साथियों, तो क्या होगा, ठीक है साथियों, क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं। अपनी कल की क्लास में हम लोग एक क्लास और ले लेते हैं, नहीं क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम अपनी कल की क्लास में क्या करेंगे, बुद्धि परीक्षाओं की जो उपयोगिता हैं इसके पूरे पॉइंट को मैं लिखवा दूंगा। उसके बाद बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत एवं इसके निहितार्थ से संबंधित कुछ टॉपिक हैं जो जिसे कि हम लोगों को अच्छे से ध्यान से पढ़ना चाहिए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे मतलब जल्दी जल्दी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग इत्मीनान से पढ़ेंगे, सिलेबस हम लोगों का ख़त्म हो जाएगा अच्छे से। ठीक साथियों, तो ठीक है, फिर क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं। क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसकी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ साथियों, क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक भी करिएगा। अगर आप लोगों का कोई सुझाव है तो आप अपने सुझाव को भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। ठीक साथियों, और साथियों क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। आपकी जो सोशल मीडिया पैट है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं, क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करिए। और साथियों, और आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो आप भी हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन भी आप तक आसानी से पहुँच सके। ठीक साथियों, क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।